Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया और ब्राज़ील के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, ब्राज़ील के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, उनके द्वारा इंडिया ब्राज़ील का जो 9th जॉइंट कमीशन मीटिंग है उसको अटेंड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स के बारे में, तो आप देखिए कि किन्हीं भी दो कंट्रीज़ के द्वारा जॉइंट कमीशन मीटिंग हो, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है, उसको अगर बूस्ट किया जाता है तो उसका जो बेसिक मैंडेट है वो यही है कि बोथ कंट्रीज़ को अपना जो कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज करना है, जो डिफरेंसेज हैं बोथ कंट्रीज़ के उनको रिजोल्व करना है, जिससे कि उनका जो ट्रेड है वो भी बूस्ट हो सके, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो कोऑपरेशन है वो भी इनका यहाँ पे बूस्ट हो सके। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें इंडिया और ब्राज़ील के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में, तो 2006 के समय इंडिया और ब्राज़ील के जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स है उसके अंदर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको साइन किया गया था। तो आप देखिए कि स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वो ब्राज़ील के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी सारे ऐसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंडिया और ब्राज़ील का जो इंगेजमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि स्टूडेंट G20 का जो मीटिंग है, G20 बेसिकली वैसे फोरम है, एक ग्रुप नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि फोरम है तो इसका कोई परमानेंट जो हेडक्वार्टर है, HQ है, वो नहीं है। जहाँ पे भी इसका मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है वहाँ पे 1 ईयर के बेसिस पे टेम्परेरी के रिगार्डिंग में एक हेडक्वार्टर है उसको क्रिएट किया जाता है, या G20 का जो सेक्रेटरीट है उसको क्रिएट किया जाएगा। इस साल का जो G20 का जो मीटिंग है ब्राज़ील के वहाँ पे ही उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लास्ट ईयर का जो G20 का जो मीटिंग है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? इंडिया के अंदर में। तो आप देखिए कि G20 की मीटिंग के अंदर में एक ट्रायोका का फॉर्मेशन होता है कि वो 3 कंट्रीज जहाँ पे प्रीवियस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया हो, तो इंडिया के अंदर प्रीवियस मीटिंग हुआ है। इस साल का जो मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? ब्राज़ील के वहाँ पे इस साल का मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा। और आप देखिए कि ब्राज़ील के बाद में जो मीटिंग है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? वो आपको साउथ अफ्रीका के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ग्लोबल साउथ, जिसका एक प्रेजेंट समय में इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर है, ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है उसको इंडिया के द्वारा रेज किया गया है। तो आप देखिए कि इस G20 मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू में इंडिया का ग्लोबल साउथ कंट्रीज के थ्रू इंगेजमेंट है वो भी बूस्ट हुआ है, और ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है उसको भी रेज किया गया। तो G20 का जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आपको इंडिया और ब्राज़ील का जो इंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट G4 जो कंट्रीज हैं, G4 क्या है? हमारे जो यूएन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अब रिफॉर्म का ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कि यूएन के जो प्लेटफॉर्म्स है वो कब डेवलप किए गए थे? 1945 के समय में। उस समय में आप देखिए कि काफ़ी सारे तो ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंस है उसको भी अचीव नहीं किया था। इंडिया के द्वारा भी जो इंडिपेंडेंस है वो 1947 के समय अचीव किया गया। तो आप देखिए कि जब यूएन को जब इस्टेब्लिश किया गया है, 24 अक्टूबर का जो डे है जिसको कि हम यूएन डे के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर के रिगार्डिंग में, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबरशिप है वो कुछ कंट्रीज़ को दिया गया है। कुछ कंट्रीज़ को आप देखिए कि एज ए नॉन परमानेंट मेंबर है वो बनाया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। और नॉन परमानेंट मेंबर का जो टेन्योर है वो कितने समय के लिए हुआ करता है? 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर हैं, 2 ईयर का उनका जो टेन्योर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर से आप देखिए कि इलेक्शन प्रोसेस होता है, हर एक रीजन वाइज कुछ कुछ जो सीट्स हैं वो अलोकेट की गई हैं। तो उनके रिफॉर्म के रिगार्डिंग में एक ग्रुप है जिसको कि हम G4 के नाम से जाना करते हैं। G4 कंट्रीज़ का जो नाम है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। कौन कौन है? इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को डिस्कस किया जाता है। जापान इसका मेंबर है स्टूडेंट। जापान के अलावा आप देखिए कि जर्मनी इसका मेंबर है, जर्मनी इसका मेंबर है, और ब्राज़ील है वो भी आपको इसका जो मेंबर है वो देखने के लिए मिलेगा। इनके द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म मेन मैंडेट है कि और कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया जाए। बट आप देखिए कि G4 के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। G4 को काउंटर करने वाले भी कुछ कंट्रीज है जिनका बेसिक मैंडेट ये है कि G4 के जो रिफॉर्म्स हैं उनको ना इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे इंडिया को किसके द्वारा काउंटर किया जाएगा? इंडिया को काउंटर किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। जापान को किसके द्वारा? साउथ कोरिया है, उनके द्वारा इसको काउंटर किया जाएगा। जर्मनी को आप देखिए कि इटली के द्वारा काउंटर किया जाएगा, और ब्राज़ील का जो काउंटर है वो आपको साउथ अफ्रीका के थ्रू देखने के लिए मिलता है। सॉरी, यहाँ पे जापान साउथ कोरिया था, साउथ कोरिया है जापान को जो काउंटर करेगा। तो उनका जो क्लब है उसको कि हम कॉफ़ी क्लब के नाम से जानते हैं। और भी कंट्रीज हैं उसके पार्ट हैं कॉफ़ी क्लब, जिन जो बेसिकली G4 का जो रिफॉर्म है
उसको आप देखिए कि उसको रोकते हैं, G4 के रिफॉर्म्स को प्रमोट नहीं करते हैं। तो G20 के अंदर इंडिया और ब्राज़ील का रिलेशन है, G4 के अंदर में आपको इंगेजमेंट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में आप देखिए कि G4 के बाद में एक और कंट्री, एक और प्लेटफॉर्म है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका। इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका को कब क्रिएट किया गया था? IBSA के नाम से हम इसे जाना करते हैं। ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन, ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन, वैसे आप देखिए कि जो ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन है रोड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी है। रोड सेफ्टी के अंदर आप देखिए कि हर साल 1.5 लाख के आसपास जो पर्सन है उनका डेथ होता है। तो रोड सेफ्टी को किस तरीके से बूस्ट किया जाएगी, कंस्ट्रक्शन को अच्छे से बनाया जाए, रोड अच्छे से हों, क्या क्या डिफॉल्ट्स हैं, तो रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग में भी आपको ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। ये ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन यहाँ पे इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के कोऑपरेशन के भी पर्सपेक्टिव से है। तो आप देखिए कि तीनों कंट्री जो ट्रायुका का भी पार्ट है, इस साल अभी G20 के ट्रायुका का भी पार्ट है, इंडिया ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, जिनका एक ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन भी है। ये तो स्टूडेंट्स डिस्कशन हुआ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिया ब्राज़ील का जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है जिसको यहाँ पे साइन किया गया है। अगर हम डिस्कस करें एरियाज़ के अंदर कोऑपरेशन के बारे में, तो आप देखिए कि क्रूड ऑयल है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है ब्राज़ील के द्वारा। बायोफ्यूल है उसके अंदर भी इंडिया और ब्राज़ील का जो कोऑपरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि बायोफ्यूल है उसके रिगार्डिंग में भी आपको कोऑपरेशन है वो देखने के लिए मिलता है। अब ये बायोफ्यूल क्या है? बेसिकली जो इथेनॉल है उनको प्रोड्यूस करना हो, इथेनॉल के रिगार्डिंग में आपको E10 है, E20 का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा कि 20% जो ब्लेंडिंग है वो किया जाएगा हमारे जो ट्रांसपोर्ट का जो फ्यूल है उसके अंदर में इथेनॉल का। तो ये जो बायोफ्यूल है जो डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन के हुआ करते हैं। जनरेशन 1 का बायोफ्यूल है जो डायरेक्ट फूड क्रॉप्स है उनसे बनाया जाता है, फिर जनरेशन सेकंड है, जनरेशन थर्ड है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल का हमारे यहाँ पे नेशनल जो मिशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये बायोफ्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आप देखिए कि प्रेजेंट समय में कुछ डिफरेंसेस भी रेज हुए हैं। बेसिकली जो डिफरेंसेज हैं वो जॉइंट कमीशन मीटिंग का जो मेन एजेंडा है उसका पार्ट नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे इंडियन पर्सनस हैं जिनको कि इलीगल एमिग्रेशन या अनडॉक्यूमेंटेड एमिग्रेशन की वजह से ब्राज़ील के वहाँ पे रोका गया। तो ब्राज़ील के वहाँ पे रोका क्यों गया है? आप देखिए कुछ दिन पहले बॉलीवुड के अंदर एक मूवी आया था, शाहरुख खान जो एक्टर हैं उनका एक मूवी है डंकी। डंकी के का जो मूवी है उसके अंदर बेसिकली दिखाया गया था कि काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे कंट्री से जो अदर कंट्री जो वहाँ पे माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट क्यों करते हैं? बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग में कि उनको जो मोर मनी है वो वहाँ पे अर्न करेंगे, इंडिया वो वापस आएंगे। बट आप देखिए कि जो डंकी का जो कॉन्सेप्ट जो दिखाया गया है वो है इलीगल वे के अंदर में, कि इलीगल वे के अंदर वो माइग्रेट करेंगे अनडॉक्यूमेंटेड वे के अंदर में और वहाँ से जो मनी है वो अर्न करेंगे। बट आप देखिए कि अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड वे के अंदर में किसी भी कंट्री के अंदर अगर एंटर करते हो तो आप वहाँ पे जो प्रॉपर आपको जो मनी, जो आपका वर्क का जो मनी है, सपोज कीजिए आपने 8 आवर का वर्क किया, आपको वहाँ पे मनी मिलना चाहिए 500 रुपये, तो आपको वो 500 रुपये नहीं मिलेंगे, वो आपको अंडर पेमेंट है वो किया जाएगा हमेशा से अगर आप वहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड वे के थ्रू गए हो तो। और बेसिकली आप देखिए कि जो एजेंसीज है उनके द्वारा कभी भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, कभी भी आपको पकड़ा जा सकता है, ऐसे भी काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं, मेन जॉब्स हैं वो नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारे ऐसे इंडियंस हैं जिसको कि ब्राज़ील के एक एयरपोर्ट है जहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि रोका गया है। ये पर्सन वो हैं कोविड-19 के बाद से लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे इंडियन पर्सनस हैं जिनका माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। US के अथॉरिटीज़ के द्वारा भी जो एशियन कम्युनिटी से काफ़ी सारे लोग, हमारे जो एशियन जो रीजन के काफ़ी सारी कंट्रीज से जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं अदर कंट्रीज़ के अंदर में बेटर लाइवलीहुड और अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से। तो US के अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडिया को एज ए थर्ड कम्युनिटी के रूप से भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि इनके जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। अब ये आप देखिए कि ब्राज़ील के अंदर इनको रोका गया है, माइग्रेट ये कहाँ पे करते हैं? कनाडा एंड US के वहाँ पे। तो क्या ऐसा रूट है जो इनका हुआ करता है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, अगर आपने न्यूज़पेपर लास्ट ईयर रीड किया होगा तो एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर में। एक सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है निकरगुआ, निकरगुआ नाम का जो कंट्री है, निकरगुआ नाम का जो कंट्री है वहाँ पे एक फ़्लाइट जाने वाला था, फ्लाइट था वहाँ का। और आप देखिए कि उसके अंदर काफ़ी सारे इंडियन पर्सनस ही थे, उस फ्लाइट के अंदर इंडियन पर्सनस ही थे जिनको कि फ्रेंच का जो अथॉरिटी है उनके द्वारा उनको रोक लिया गया था वहाँ पे। और फ्रेंच के अथॉरिटीज़ से जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उनका बेसिक जो पर्पज़ है वो यही सामने आया था
कि वो लोग बेसिकली निकरगुआ जो सेंट्रल अमेरिका का जो कंट्री है उसके लिए वो माइग्रेट करेंगे। और उसके बाद में आप देखिए कि जो लैंड का जो रूट है, ज़मीन का जो रूट है, उसको उनके द्वारा चूज किया जाएगा और उसी के थ्रू वो साउथ बॉर्डर ऑफ यूएसए है वहाँ से उसके अंदर एंटर करेंगे इलीगल वे के अंदर में। स्टूडेंट्स, अगर हम सेंट्रल अमेरिका के जो कंट्रीज है उनके बारे में डिस्कस करें, बट आपको यहाँ पे एक होमवर्क भी है आपके लिए। एक तो आपको ब्राज़ील का जो लोकेशन है वो ज़रूर से देखना है कि लैटिन अमेरिका के अंदर ब्राज़ील का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। ये आपका होमवर्क है। सपोज कीजिए लैटिन अमेरिका है, यहाँ पे आपको जो ब्राज़ील है कंटिन्यूस देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि लैटिन अमेरिका के 2 मेजर कंट्रीज हैं जिनके साथ अपना एरिया है वो शेयर नहीं करता है। उसके अलावा मैक्सिमम कंट्रीज के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है। कौन से ऐसे 2 कंट्री हैं लैटिन अमेरिका के जिनके साथ अपना एरिया नहीं शेयर करता है? वो कंट्री आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आप देखिए कि यहाँ पे चिली है। चिली नाम का जो कंट्री है, जो आप हमारा जो केरल स्टेट है उसी की तरह उसका जो जोग्राफिकल मैप आपको देखने के लिए मिलता है, चिली है। और चिली के अलावा यहाँ पे एक कंट्री सिचुएटेड है जिसको कि हम इक्वाडोर के नाम से जानते हैं। इक्वाडोर एंड चिली 2 कंट्री हैं लैटिन अमेरिका के जिसके साथ में ब्राज़ील के द्वारा एरिया है वो शेयर नहीं किया जाता है। तो ब्राज़ील से जो लोग हैं इलीगल जो माइग्रेशन वाले, ब्राज़ील से कोलंबिया के लिए विजिट करते हैं। यहाँ पे वेनेजुएला है और भी काफ़ी सारे कंट्रीज हैं। कोलंबिया के बाद में आप देखिए कि आपको पनामा है जो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। काफ़ी बार पनामा पेपर्स के बारे में भी आपने रीड किया होगा। पनामा के बाद में आप देखिए कि ये जो पर्सन है वो माइग्रेट करते हैं कोस्टा रिका के अंदर में। कोस्टा रिका नाम का एक कंट्री है, कोस्टा रिका है। कोस्टा रिका के बाद में निकरगुआ है, निकरगुआ जो न्यूज़ के अंदर में था लास्ट ईयर। फिर आप देखिए कि होंडोरस है। होंडोरस के अलावा अल सल्वाडोर नाम के जो कंट्रीज है जो इस तरीके से पैरेलल वे में वहाँ पे सिचुएटेड हैं। और फिर आपको ग्वाटेमाला नाम का जो कंट्री है और मैक्सिको फिर देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिको से आप देखिए कि यूएसए हो सकता है या यूएसए के अलावा कनाडा के लिए लोग इलीगल वे में माइग्रेट करते हैं। ये माइग्रेशन का एक रूट है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आप देखिए कि सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है ग्वाटेमाला, उसके बारे में हमने देखा है। ग्वाटेमाला उसका नाम है। यूएस का ऐसा ही एक सिमिलर नेम का एक डिटेंशन सेंटर भी है। ग्वाटेनामो नाम का एक डिटेंशन सेंटर है जो कि आपको क्यूबा का जो सदर्न टिप है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। 9/11 के बाद से यूएस के द्वारा वहीं पे ही जो पर्सन सस्पेक्ट थे उनको वहाँ पे टॉर्चर के भी काफ़ी सारे एलिगेशंस का न्यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा काफ़ी बार न्यूज़पेपर के अंदर में। तो ये इंडिया ब्राज़ील के रिलेशन, ब्राज़ील का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जो सेंट्रल अमेरिका के अंदर इलीगल माइग्रेशन का जो रूट है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। होमवर्क आपको बता दिया गया है। ब्राज़ील का जो लोकेशन है एटलस के अंदर ज़रूर से देख लेना एक बार। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम बात करें इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। अब अगर हम इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कौन सा कंट्री सिचुएटेड है, लेबनान वहाँ पे सिचुएटेड है। एक बार उसका लोकेशन है उसको देखते हैं और इसे यहाँ पे रफ करते हैं स्टूडेंट्स लेबनान के वहाँ पे आप देखिए कि सपोज कीजिए इजराइल है, सपोज कीजिए ये कौन सा कंट्री है, इजराइल सिचुएटेड है। इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे कौन सा कंट्री है, लेबनान है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है लेबनान और यहाँ से एक रिवर भी फ्लो करता है जिसको कि हम लैटिनी रिवर के नाम से जाना करते हैं। लेबनान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है हजिबुल्ला नाम का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आप देखिए कि यमन को जब हम रीड करते हैं तो वहाँ पे कौन है, होती रिबेलियंस है, वहाँ पे होती रिबेलियंस है, यहाँ पे हजिबुल्ला है। और ईरान के द्वारा, ईरान के ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, ईरान के द्वारा इनको सपोर्ट है वो किया जाता है इजराइल को काउंटर करने के परस्पेक्टिव से। तो आप देखिए कि यहाँ पे लेबनान के अंदर में कौन है, सदर्न पार्ट के अंदर में हजिबुल्ला है। हजिबुल्ला के द्वारा अटैक किया गया था, ड्रोन का अटैक किया गया। ड्रोन के अलावा आप देखिए कि मिसाइल का अटैक किया गया। बट आपको इजराइल का, आप देखिए कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी सही है। एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है इजराइल का, एक बार यूपीएससी के द्वारा मेंस के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये आपका होमवर्क है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका यहाँ पे क्या नेम है, क्या एयर डोम उसका नेम है, एयर डोम उसका नाम है, या S-400। आप देखिए कि इंडिया के अंदर भी रसिया से परचेज का जो टॉपिक है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा काफ़ी बार। रसिया के द्वारा इंडिया को S-400 है वो दिया जाएगा डिफेंस सिस्टम की रिगार्डिंग में। तो लेबनान है वो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है। अगर हम इजराइल का जो लोकेशन है उसके बारे में डिस्कस करें, यहाँ पे उनके द्वारा अटैक किया गया, इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया जिसके अंदर जो बॉम्बिंग है वो हुआ है लेबनान के एरिया के अंदर में।
तो ये तो न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि ये जो पार्ट है इजराइल का, यहाँ पे आपको जो सीरिया का जो बॉर्डर है वो देखने के लिए मिलता है। इजराइल के अंदर एक प्रोस्परस एरिया है जिसको कि हम गोलन हाइट्स के नाम से जानते हैं। गोलन हाइट्स आप देखिए कि बेसिकली वो सीरिया का ही पार्ट हुआ करता था। गोलन हाइट है वो सीरिया का ही पार्ट हुआ करता था। पर 1967 का जो वॉर है, जो 6 डे का वॉर है, उस समय इजराइल के द्वारा उसको अनेक्स कर लिया गया। सी ऑफ गैलीली है वो वहीं पे ही सिचुएटेड है। एक सी ऑफ गैलीली नाम का एक वाटर बॉडी है, वो भी वहाँ पे सिचुएटेड है। और स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा उसको अनेक्स क्यों किया गया? एक तो एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी सही देखने के लिए मिलेगा। और इजराइल के द्वारा इसी वजह से उसको रिलीज नहीं किया गया है उसके बाद में। तो इसके अलावा आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट है, जो इजराइल का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे आपको जॉर्डन देखने के लिए मिलता है। जॉर्डन वहाँ पे सिचुएटेड है। और जॉर्डन आप देखिए कि यहाँ तक है। जॉर्डन इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो इजराइल का एक पार्ट है, इजराइल का एक एरिया है जो सनाई पेनिनसुला के साथ में एरिया शेयर करता है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा सिचुएटेड है। गल्फ ऑफ अकाबा जो रेड सी को कनेक्ट करता है। ये सिनाई पेनिनसुला, साइनाई या सिनाई पेनिनसुला किसका पार्ट है? ये है इजिप्ट का पार्ट। इजराइल के द्वारा इसको भी अनेक्स कर लिया गया था, बट बाद में इसको रिलीज किया गया। 1971 वॉर के समय आपको इसका जो अनेक्सेशन है वो देखने के लिए मिलता है, बट बाद में लेटर फेज के अंदर जो टॉक्स हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स, उसके थ्रू इसका जो रिलीज है वो देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि इजिप्ट का कैपिटल क्या है? कायरो उसका कैपिटल है। कैरो या कायरो उसका कैपिटल है। इजिप्ट के द्वारा यहाँ पे पीस को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग एक मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज किया गया कि इजराइल का जो यहाँ पे पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम अटैक से पहले डिस्कस करें, आप देखिए कि लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था। अटैक से पहले अगर हम डिस्कस करें तो इजराइल के जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, उनके साथ रिलेशन है वो बूस्ट हुआ था। आपको एक तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका लीडरशिप के अंदर में अब्राहम अकॉर्ड है। अब्राहम अकॉर्ड है, उसको सेटअप किया गया था। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड यही था कि इजराइल के साथ में जो रिलेशन है उनको बूस्ट करना है अरब कंट्रीज के द्वारा। एक आप देखिए कि इंडिया का भी इसका पार्ट था। I2U2 का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया, इजराइल है, यूएस एंड यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, तो उनके थ्रू भी ऐसे इंगेजमेंट है उसको बूस्ट किया गया था। बट 7 अक्टूबर के अटैक के बाद में इजराइल के द्वारा यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है, ये जो गाजा स्ट्रिप है जो सिनाई पेनिनसुला के साथ अपना एरिया शेयर करता है, उसके अंदर में आप देखिए कि अटैक के बाद में काउंटर अटैक किया गया। यहाँ पे वेस्ट बैंक का एरिया है। तो स्टूडेंट्स, काउंटर अटैक के अंदर में काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ है। 95% पॉपुलेशन ऑफ गाजा स्ट्रिप है वो डिस्प्लेस हो चुका है, वो इफेक्टेड है इस अटैक एंड काउंटर अटैक का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। तो ये इजराइल का लोकेशन है, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में डिस्कस किया। आप देखिए कि इजराइल का एक और मैंडेट है, काफ़ी बार आपको टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि इजराइल के द्वारा जो इजिप्ट के अंडर में आपको स्वेज कैनाल देखने के लिए मिलता है। स्वेज कैनाल का जो ट्रेड है, और आप देखिए कि इसको काउंटर करने के लिए जब इंडिया के अंदर G20 का मीटिंग हुआ था, तो इंडिया के द्वारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया गया था। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है कि जो अरब कंट्रीज हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरेबिया है, उसको आप देखिए कि वहाँ पे ट्रेन का जो रूट है उसके थ्रू यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। और लेटर फेज में जो मेडिटेरियन सी है वहाँ से आपको यूरोप से जो कनेक्टिविटी है वो आपको बेसिकली वाटर वे के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। और अरब कंट्रीज से इंडिया के अंदर भी वाटर वे के थ्रू कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे लैंड रूट है, सी रूट है, उसके थ्रू में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया गया। उसी के नेक्स्ट मंथ के अंदर में आप देखिए कि ये अटैक एंड काउंटर अटैक का जो स्ट्रेटजी है वो देखने के लिए मिला है। तो क्या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो लॉन्च किया गया था उसी को काउंटर करने के लिए जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हुआ है? काफ़ी बार ये टॉपिक आपको डिस्कशन में देखने के लिए मिलता है कि ये जो कम्प्लीटली प्रोजेक्ट है वो आप देखिए कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर में है। ये स्ट्रेटजिक लोकेशन इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग में, जिससे कि यूरोप के जो कंट्रीज है उससे कनेक्टिविटी को सेटअप किया जाए। इजराइल के द्वारा जो स्वेज कैनाल है जो कि आपको इजिप्ट के अंडर में देखने के लिए मिलता है, उनके रिवेन्यू के लिए भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो इजराइल के द्वारा काफ़ी बार आप देखिए कि जो गल्फ ऑफ अकाबा है उसके थ्रू एक रूट को डेवलपमेंट करने के बारे में आपको डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा कि जो इजराइल के सदर्न पार्ट के अंदर एक डेजर्ट है, डेजर्ट का नाम है नगेव डेजर्ट। नगेव डेजर्ट उस डेजर्ट का नाम है। तो उसके थ्रू जो कनेक्टिविटी है इसको बूस्ट किया जाए और मेडिटेरियन सी के थ्रू अपना जो कनेक्टिविटी है उसको यूरोपियन कंट्रीज से सेटअप करते हुए एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट ऑफ स्वेज कैनाल है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाए।
तो स्टूडेंट्स ये डिस्कशन हमने किया ब्राज़ील के बारे में और इजराइल के पर्सपेक्टिव से। अब आपको यहाँ पे एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि 1948 के समय जब इजराइल स्टेट को क्रिएट किया गया था और यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी हुआ करती थी उनके द्वारा माइग्रेशन किया गया नाइबर कंट्रीज के अंदर में। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि जो नाइबर कंट्रीज है इस तरीके का इंगेजमेंट है। आप देखिए 95% पॉपुलेशन है जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो गाजा स्ट्रिप के अंदर है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अटैक एंड काउंटर अटैक के अंदर ह्यूमैनिटेरियन जो वायलेंस हुआ है काफ़ी सारा। तो यहाँ पे जो नाइबर कंट्रीज है जैसे कि जॉर्डन है उनके द्वारा क्यों कोई यहाँ इंगेजमेंट है वो शो नहीं किया गया। तो आप देखिए कि 1948 के समय जब इजराइल को क्रिएट किया गया था तो उस समय पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के द्वारा माइग्रेट किया गया नाइबर कंट्रीज के अंदर में। और जब माइग्रेट किया गया तो आप देखिए कि उसको यहाँ पे एक अरेबियन वर्ड है नकबा। नकबा जो वर्ड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 3 टाइम जो नकबा है वो हुआ है। 3 टाइम जो लोग हैं वो मास लेवल के ऊपर माइग्रेट किए हैं नाइबर कंट्रीज के अंदर में। तो उनको डर ये है कि यहाँ पे पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के द्वारा अगर माइग्रेशन किया गया तो उनका जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर में जो डेफिसिट का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होगा। आने वाले समय में लीगल माइग्रेशन की काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टी है वो क्रिएट होगा। तो नाइबर कंट्रीज इस वजह से भी लेस इंगेजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है इस इजराइल एंड हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में। 1948 के समय जब पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का माइग्रेशन हुआ तो एक एजेंसी को क्रिएट किया गया, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को क्रिएट किया गया। आप देखिए कि ये इसका जो बेसिक मैंडेट क्या है कि जो बेसिक सर्विस हैं जो एजुकेशन है, शेल्टर है, फूड है उसको अवेलेबल किया जाए पैलेस्टीनियन कम्युनिटी को। इनका जो वर्क एरिया है वो आपको पता होना चाहिए। गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है वो इनका वर्क एरिया है। वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो इनका वर्क एरिया है। इसके अलावा स्टूडेंट जॉर्डन है, जॉर्डन जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे सिचुएटेड है। सीरिया है जो कि गोलन हाइट से सी के अंडर हुआ करता था। और सीरिया के अलावा आप देखिए कि जो लेबनान है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये 5 ऐसे जोग्राफिकल एरिया हैं रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का यहाँ पे जो डोमेन एरिया है जहाँ पे वर्क किया जाता है इनके द्वारा बेसिक सर्विस को अवेलेबल कराने के रिगार्डिंग में। हेडक्वार्टर कहाँ है रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का, ये आपका होमवर्क है। क्या हेडक्वार्टर इनका अम्मान के अंदर तो नहीं है, जॉर्डन का जो अम्मान है वहाँ पे तो इनका हेडक्वार्टर सिचुएटेड नहीं है। ये आपका होमवर्क है, आप ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। स्टूडेंट्स आप देखिए कि टू मच डिस्कस किया है तो आप इस वीडियो को 2x का जो स्पीड है उससे देखना या 1.5 का जो स्पीड है उससे देखना। स्लोली वे में आप देखोगे तो काफ़ी सारा जो टाइम है वो कंज्यूम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्पल का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है और फोटो के अंदर शो किया गया है कि एप्पल का जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे कलेक्ट करते हुए वहाँ कश्मीर के अंदर जो पर्सनस हैं उनको। एप्पल बेसिकली आपको एक तो पता होना चाहिए कि आप देखिए कि ये ट्रॉपिकल जो क्रॉप है वो नहीं है। एप्पल क्या नहीं है, ट्रॉपिकल क्रॉप नहीं है। बट आप देखिए कि इंडिया तो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ही सिचुएटेड है और यहाँ पे एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स एप्पल बेसिकली टेम्परेट एरिया के अंदर उगाया जाता है। टेम्परेट एरिया के अंदर इसके जो बाग हैं गार्डन्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट हमारे जो हिली एरियाज़ हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब का भी जो एरिया है जहाँ पे हाइट की वजह से आप देखिए कि जो टेम्परेट कंडीशंस है वो डेवलप होती हैं। इस वजह से आपको एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। अब एप्पल के पर्सपेक्टिव से जो एरियाज़ हैं ग्रोइंग एरियाज़ हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो मैक्सिमम एरिया है। इसके अलावा आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे भी इसको उगाया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर जो कुमायूं का जो रीजन है, कुमायूं के रीजन के अंदर में आप देखिए कि बागेश्वर है, पिथौरगढ़ है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, चंपावत नाम का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सपोज कीजिए उत्तराखंड है, सपोज कीजिए उत्तराखंड है, ये आपको कुमायूं का रीजन है देखने के लिए मिलेगा। ये गढ़वाल का रीजन है। जब लास्ट ईयर जो टनल का जो क्राइसिस हुआ था जब हमने इस टॉपिक को काफ़ी बार डिस्कस किया था और ये कुछ ऐसा भी एरिया है जो गढ़वाल और कुमायूं का जो कन्फ्लुएंस का जो एरिया है इसको हम किस नाम से जाना करते हैं, ये आप रीड करना इसको किस नाम से जाना करते हैं। तो कुमायूं का जो रीजन है वहाँ पे एप्पल है उसको उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स हैं जो हिली एरियाज है जहाँ पे इसका जो एप्पल का जो ग्रोइंग है वो देखने के लिए मिलेगा। पंजाब के अंदर होशियारपुर है, पंजाब के अंदर होशियारपुर है। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, सिक्किम है, नागालैंड है, वहाँ पे भी सॉरी सिक्किम है, सिक्किम के वहाँ अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे भी इसको उगाया जाता है। तो ये एप्पल के बारे में हुआ। इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा इसका प्रोडक्शन है। अब हमने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में डिस्कस किया है तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो आपको एक और वहाँ पे प्रोडक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप देखिए कि
जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे क्रेवाज का फॉर्मेशन होता है, क्रेवाज का फॉर्मेशन होता है, एक फ्लैट लैंड है वो बनता है हाई हिली एरिया के वहाँ पे। और वहाँ पे आप देखिए कि सैफरोन सैफरोन है, सैफरोन को उगाया जाता है। केसर का जो खेती है वो होता है वहाँ पे। सैफरोन कहाँ पे होता है? पंपोर नाम की एक जगह है जहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मलयालम जो मूवी इंडस्ट्री है, जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक कमेटी बनाया गया था, जस्टिस के हेमा है उनकी लीडरशिप के अंदर में। अब एसआईटी के फॉर्मेशन के बारे में है कि वुमेन्स को जो सेक्सुअल अब्यूज़ है वो क्यों फेस करना होता है इस मलयालम मूवी इंडस्ट्री के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया है कि एसआईटी को फॉर्म किया गया। काफ़ी सारे ऐसे बिग नेम्स हैं जिनके द्वारा जो काफ़ी सारी पोस्ट हैं उसको भी क्विट किया गया है। आप देखिए कि ऐसा ही एक मूवमेंट है 2017 के समय मी टू मूवमेंट है वो देखने के लिए मिला था। हॉलीवुड का जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे एक मी टू मूवमेंट आया था। मी टू मूवमेंट बेसिकली क्या था? अगर किसी भी वुमेन के द्वारा किसी भी समय में कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में, सेक्सुअल अब्यूज़ है, उनको कोई यहाँ पे जो हरेसमेंट का जो सिचुएशन है वो फेस किया गया है, तो उनके द्वारा ऑनलाइन वे में उसको एक्सप्रेस किया गया था। आप देखिए कि इंडिया के अंदर भी जब मीटू मूवमेंट देखने के लिए मिला 2018 के समय में, तो हमारे एक मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, एक मिनिस्टर थे उनके जब वो पहले जर्नलिस्ट हुआ करते थे, तो एक जर्नलिस्ट के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे कि उनको इस तरीके से हरेसमेंट है वो फेस करना पड़ा था। तो आप देखिए कि उनके द्वारा अपना पोस्ट से भी क्विट किया गया था। एमजे अकबर साहब हैं जिनके द्वारा अपने पोस्ट से भी क्विट किया गया था। तो ये बेसिकली मी टू मूवमेंट का भी एक पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी समय ये जो कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था मलयालम जो मूवी इंडस्ट्री है उसकी रिगार्डिंग में। मलयालम मूवी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेड यूनियंस के बारे में है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है, तो जो सेंटर का जो ट्रेड यूनियंस है उनके द्वारा कहा गया है कि जब कम्प्लीटली इसके जो डिटेल्स आउट रहेंगे उसी के बाद में उनके द्वारा इसको रीड किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा किस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए बेनिफिशियल है। अश्योरेंस ऑफ पेंशन आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। अश्योरेंस ऑफ पेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो पीएम सर हैं जलगांव का जो एरिया है महाराष्ट्र के अंदर में, वहाँ पे गए थे एक मीटिंग के अंदर में, जहाँ पे आप देखिए कि जो लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो महिलाएं हैं उनको मीटिंग को एड्रेस करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि वुमेन्स के अगेंस्ट में जो क्राइम है उसको रिड्यूस करने के अंदर उनका जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हम एक और न्यूज़ को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, मन की बात का जो न्यूज़ है। मन की बात प्रोग्राम आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा एड्रेस किया जाता है। मन की बात प्रोग्राम को एड्रेस किया गया पीएम सर के द्वारा, और वहाँ पे उनके द्वारा एक कम्युनिटी के बारे में मेंशन किया गया था। एक कम्युनिटी के बारे में उनके द्वारा मेंशन किया गया कि मोरान नाम का एक कम्युनिटी है। मोरान नाम का एक कम्युनिटी है, कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। इनके द्वारा आप देखिए कि एक हमारे इंडिया के अंदर ऐप स्पीसीज कौन सा है? ओनली ऐप स्पीसीज इंडिया के अंदर कौन सा मिलता है? हुल्लो गिब्बोन है। स्टूडेंट जो हुल्लो गिब्बोन्स है, हुल्लो गिब्बोन है, उसके साथ में इसका जो कम्युनिटी है मोरान कम्युनिटी, उसका इंगेजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पीएम सर के द्वारा मन की बात प्रोग्राम के अंदर मेंशन किया गया हुल्लो गिब्बोन के साथ में मोरान कम्युनिटी का किस तरीके से इंगेजमेंट है जो इंडिया के अंदर ह्यूमन और जो एनिमल्स का जो रिलेशन है उसको यहाँ पे शो करता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम हुल्लो गिब्बोन के बारे में डिस्कस करें, इंडिया का एकमात्र ऐप स्पीसीज है, ओनली ऐप स्पीसीज जो इंडिया के अंदर पाया जाता है। आप देखिए कि हुल्लो गिब्बोन से जो आर्बोरियल आपको देखने के लिए मिलेंगे, पेड़ों के ऊपर ये रहा करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो ईस्टर्न हिल्लो गिब्बोन है, इसका दो वेराइटी है, इंडिया के अंदर एक ही मिलता है। एक बार ऐसा रिपोर्ट्स के अंदर सामने आया था कि इंडिया के अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज है वो भी मिलता है। तो ईस्टर्न जो हिल्लो गिब्बोन है उनका आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। वेस्टर्न जो हिल्लो गिब्बोन है, ईस्टर्न जो हिल्लो गिब्बोन है उनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। वेस्टर्न जो हिल्लो गिब्बोन है उनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो सेक्शन जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है हिल्लो गिब्बोन्स का। और इनका जो सेंचुरी है वो कहाँ पे है? आसाम के अंदर में एक जगह है जोरहाट, जोरहाट नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे होलांगपुर होलांगपुर जो सेंचुरी है जो कि आपको हिल्लो गिब्बोन सेंचुरी देखने के लिए मिलती है। पेड़ों के ऊपर ये रहा करते हैं, नीचे आपको ग्राउंड लेवल के ऊपर ये घूमते हुए नहीं दिखेंगे, पेड़ों के ऊपर ही इनका जो ट्रैवल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया था, इस वजह से हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया।
नेक्स्ट आप देखिए कि हमारी काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं कंट्री के अंदर में जिनके द्वारा वाइल्ड लाइफ है उनसे इंगेज किया जाता है। जैसे राजस्थान में एक बिश्नोई कम्युनिटी है, उनके द्वारा आप देखिए कि जिस तरीके से जो ब्लैक बक है उसके थ्रू इंगेजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। पीएम सर के द्वारा लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन्स है उनसे यहाँ पे मीटिंग के अंदर एड्रेस किया गया कि पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कम हुआ करते थे, उनका जो नंबर्स है वो इंक्रीज हुआ है। लखपति दीदी कॉन्सेप्ट क्या है? एक कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो महिलाओं के द्वारा बनाया गया है। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा 1 लाख पर एनुअली जो पैसा है वो कमाया जाता है, तो उसको लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। लखपति दीदी इनिशिएटिव है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें अजमेर के बारे में है स्टूडेंट्स, कल भी हमने अजमेर के बारे में डिस्कस किया था। अजमेर के अंदर एक कौन सा लेक है उसको डिस्कस किया था, अन्ना सागर लेक है। और अन्ना सागर लेक के बारे में आपको एक और जानकारी होना चाहिए, अन्ना सागर लेक कैसा है? आर्टिफिशियल लेक है, उसको बनाया गया था, वो नेचुरल नहीं है। अजमेर के अंदर स्टूडेंट्स जो स्कूल गोइंग जो गर्ल्स हैं, जो कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं, उनको 1992 के समय में उनके अगेंस्ट में जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं उसका एक न्यूज़ है। आप देखिए कि 1992 के समय ये जो स्टोरी है उसको बेसिकली एक पर्सन है, एक जर्नलिस्ट है संतोष गुप्ता, उनके द्वारा रिपोर्ट के अंदर बताया गया, उनके द्वारा अपने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इस रिपोर्ट को रिवील किया गया। आप देखिए कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ही एक टाइप है बेसिकली। तो 1992 के अंदर उनके द्वारा जब इसको रिवील किया गया तो उसके आप देखिए कि 32 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में एक लोअर कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो अपना जजमेंट है वो सुनाया गया है। कुछ पर्सनस हैं जो उसके अंदर कन्विक्टेड हैं, उनको बेसिकली लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का जो सज़ा है वो दिया गया है। बट आप देखिए कि 32 ईयर्स लोअर कोर्ट के अंदर लगे हैं। तो हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, कि जितना डिले के अंदर अगर आप यहाँ पे जस्टिस है वो ग्रांट करते हो तो बेसिकली वो जस्टिस डिनाइड का ही एक पार्ट है। तो 32 ईयर्स है, इसी का जब टेस्टिमनी या इसका जो आप देखिए कि जो विक्टिम्स जो कन्विक्टेड पर्सन है उनको आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग में एक जो गर्ल जो पर्सन है उनको बेसिकली कोर्ट के अंदर जब बुलाया गया था तो 2022 के समय में 21 या 22 के समय उनके द्वारा कोर्ट के अंदर कहा गया कि नाउ आई एम द जो ग्रांड मदर है उनका पोजीशन के ऊपर में हूँ, आप इस तरीके से जो टेस्टिमनी के लिए आप यहाँ पे कोर्ट के अंदर बुलाते हो। तो बेसिकली आप देखिए कि आप हमें अलोन छोड़ दीजिए, जस्टिस आपके द्वारा सर्व नहीं किया गया है। 32 ईयर्स का जो समय है उसके बाद में एक लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है वो यहाँ पे दिया गया था। एक अजमेर का ये केस है। तो हीनियस क्राइम अगेंस्ट द वुमेन जो आपको कंटिन्यूस इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है, आप देखिए कि हरेसमेंट है, सेक्सुअल असोल्ट है, ये काफ़ी सारे ऐसे क्राइम्स हैं। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट है वो बताता है कि 16 मिनट्स के अंदर में एक क्राइम है वो कमिट होता है वुमेन के अगेंस्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अजमेर के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आप देखिए कि इसमें जो कन्विक्टेड पर्सन है ये पर्सन तो आपको वहाँ पे अजमेर के अंदर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे जो खादिम नाम का एक फैमिली हुआ करता है, जो रेस्पेक्टेड फैमिलीज हुआ करती हैं दरगाह के अंदर में। तो आप देखिए जो खादिम्स हैं उस दरगाह के जो प्रीस्ट हैं उससे रिलेटेड हैं, उनके उन्हीं का फैमिली मेम्बर्स हैं जो यहाँ पे कन्विक्ट हुए हैं इस केस के अंदर में। अगर हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में डिस्कस करें, मेडिवल हिस्ट्री के समय दिल्ली सल्तनत के दौरान में सूफीज़म जब इंडिया के अंदर प्रमोट होता है तो उस समय इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको अजमेर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा है जिसके बारे में कल हमने रीड किया था। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क नहीं है बेसिकली, उसको डिस्कस ही करते हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए कि अजमेर के अंदर एक कॉलेज और सिचुएटेड है, मायो कॉलेज, जो कभी जो प्रिंसेज हुआ करते हैं हमारे रॉयल स्टेट्स के, उनको ट्रेनिंग के लिए उसको यूज किया जाता था। बाद में वो आपको सिविल सर्विस का जो ट्रेनिंग है उसके पर्सपेक्टिव से भी देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो अजमेर के अंदर मायो कॉलेज है, अजमेर के अंदर जो मायो कॉलेज है वो किसके द्वारा सेटअप किया गया है? लॉर्ड मायो हमारे वाइसरॉय हुआ करते थे। 1869 से लेकर 1872 का वो समय है जब लॉर्ड मायो का जो वाइसरॉयशिप का जो टाइम है वो इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। पर आप देखिए कि 1872 के समय ये इंडिया के अंदर जो पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान निकोबार है, वहाँ पे ये गए थे विजिट के लिए और वहाँ पे इनको असैसिनेट कर दिया जाता है एक पश्तून जो पर्सन है उनके द्वारा। एक पश्तून जो सोल्जर हैं उनके द्वारा इनको मार दिया जाएगा, जिनका नाम था शेर अली अफरीदी, नाम उनका नाम है। आप देखिए कि लॉर्ड मायो के द्वारा राजकोट के अंदर भी एक कॉलेज को ओपन किया गया था। काठियावाड़ का जो रीजन है राजकोट है वहाँ पे भी एक कॉलेज को ओपन किया गया। जो हमारा स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो लॉर्ड मायो के समय ही आपको देखने के लिए मिलेगा, इन्हीं के टेन्योर के अंदर में। एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर एंड रेलवे के रिगार्डिंग में भी इनका कुछ डेवलपमेंट है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये लॉर्ड मायो के बारे में हमने डिस्कस किया। अन्ना सागर लेक के बारे में कल हमने रीड किया था। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि आप देखिए कि राजस्थान के अंदर में आपको जो रामसर साइट्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। राजस्थान में कौन कौन सी जो साइट्स हैं वो रामसर साइट्स हैं। क्या क्या अन्ना सागर जो लेक है वो भी रामसर साइट का यहाँ पे पार्ट है। या आप देखिए कि काफ़ी बार आप सांबर के बारे में रीड करते हो, सांबर है, सांबर यहाँ पे रामसर साइट का पार्ट है या नहीं है। तो राजस्थान में कितनी रामसर साइट है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स अगर हम अब नेक्स्ट डिस्कस करें वायनाड के बारे में है। वायनाड के अंदर आप देखिए कि लैंडस्लाइड का इशू क्रिएट हुआ था। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो हमारा केरल है, सपोज कीजिए केरल है, सपोज कीजिए केरल है, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे तमिलनाडु के साथ एरिया शेयर करता है, इधर कर्नाटका है। तो केरल का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पे वायनाड सिचुएशन है, लैंडस्लाइड का सिचुएशन क्रिएट हुआ और जिसके अंदर में आप देखिए काफ़ी सारा जो डिजास्टर है वो देखने के लिए मिला था। अभी केरल गवर्नमेंट के द्वारा पोस्ट डिजास्टर के समय में उसको असेसमेंट किया जाएगा क्यों डिजास्टर वहाँ पे क्रिएट हुआ है। आप देखिए कि रसिया के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुआ करते थे प्रोफेसर लिगासो। प्रोफेसर लिगासो के द्वारा एक बात कही जाती है कि अगर आपको नहीं पता है कोई भी इशू आपके साथ क्रिएट हुआ, वो क्यों क्रिएट हुआ, क्यों यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो आप देखिए कि वो आपसे फिर से आपके साथ में वो जो इम्पैक्ट है वो होएगा। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, अगर आप सपोज कीजिए एग्जाम के अंदर फेल करते हो, अगर आपने एनालिसिस नहीं किया कि आप क्यों फेल हुए हो एग्जाम के अंदर में, क्यों आपका परफॉर्मेंस नहीं हुआ, रिवीजन कोई कारण था, प्रॉपर वे में टेस्ट अटेम्प्ट ना करना कोई कारण था, या आपने जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो तीनों डोमेन है, करंट अफेयर है, स्टैटिक पार्ट है, इसके अलावा आप देखिए कि कुछ जो एनसीईआरटी का जो बुक्स हैं किस पार्ट के अंदर आपका कमी रहा, बैलेंस आप नहीं कर पाए, तो आपके पास फिर से वो बेसिकली वो इम्पैक्ट है वो हो सकता है, फिर से आपको प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सकती है। ये प्रोफेसर लिगासो हैं जिनके द्वारा चर्नोबिल नाम का जो जगह है, जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था जहाँ पे रेडिएशन का आपको इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर ये स्टेटमेंट दिया गया था उनके द्वारा। अगर हम बात करें वायनाड के बारे में, तो वायनाड के रिगार्डिंग में ऐसा ही जो इसको एनालिसिस है वो किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। रेकिनसिल पेनिनसुला है, कहाँ पे है ये, आइसलैंड के वहाँ पे है। लास्ट ईयर भी आप देखिए कि दिसंबर के दौरान में वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था और लास्ट ईयर वोल्केनिक इरप्शन काफ़ी जगह आपको देखने के लिए मिले थे। तो वहाँ पे फिर आइसलैंड के वहाँ पे फिर से रेकिनसिल पेनिनसुला के वहाँ पे फिर से जो वोल्केनिक इरप्शन है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ के परस्पेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो तिब्बत के बारे में है। तिब्बत के वहाँ पे आप देखिए कि मास्ट जो मास लेवल के ऊपर वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हो सकता है, तो वो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट इसका देखने के लिए मिल सकता है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब ये जो मास वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मास वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, तिब्बत के अंदर में जो सांगपो वैली है, तिब्बत के वहाँ पे एक वैली है सांगपो, जहाँ से आप देखिए कि जो यारलुंग जांगपो नाम का जो रिवर है या जो ग्रेट बैंड है वो क्रिएट होता है इस वैली के वहाँ पे, और काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं ओरिजिनेट करती हैं। तो स्टूडेंट जो सांगपो वैली है, सांगपो वैली के वहाँ पे आपको जो मास वेस्टिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। मास लेवल ऑफ वेस्टिंग क्या है कि ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है, ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से आपको यहाँ पे जो रॉक्स का जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर एक गली है वो क्रिएट होता है। इरोजन एंड रेन वाटर है वो यहाँ पे एक मेन यहाँ पे फैक्टर्स है जो बेसिकली ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस या रॉक लेवल का जो मास मूवमेंट है उसको यहाँ पे क्रिएट करता है। सांगपो वैली है, सांगपो वैली कहाँ है, तिब्बत के वहाँ पे है। सांगपो वैली के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं ओरिजिनेट करती हैं। यारलुंग जांगपो नाम की जो रिवर है या सांगपो नाम की जो रिवर है वो वहाँ से ओरिजिनेट करती है। कल हमने यारलुंग जांगपो नाम का जो रिवर है उसके बारे में रीड किया था। आप देखिए कि जब रिवर इंडिया के अंदर एंटर करती है तो एक बैंड को क्रिएट करती है जिसको कि हम ग्रेट बैंड के नाम से भी जाना करते हैं, ग्रेट बैंड के नाम से भी इसको जाना करते हैं, जहाँ पे काफ़ी बड़े जो ट्रेंचेज हैं, जो वैली का जो एरिया है वो क्रिएट होता है, जॉर्जेज हैं वो क्रिएट होते हैं। ग्रेट बैंड के अंदर में आप देखिए कि जब नमचा बारवा नाम का जो पर्वत है हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नमचा बारवा नाम का वो पर्वत है जहाँ पे ये जो बैंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि ये आंध्र प्रदेश के सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे फ्लो किया करती है, जहाँ पे इसको सांगपो रिवर को किस रिवर के नाम से जाना करते हैं, सियांग नाम का इसका जो नाम है वो हुआ करता है अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे।
अरुणाचल प्रदेश के बाद में आप देखिए कि दिहांग नाम का जो रिवर है, इसके अलावा जो लोहित रिवर है, जब इनसे मिलता है तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के रूप से क्रिएट होता है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर बाद में आपको बांग्लादेश के वहाँ पे इसका फ्लो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो ग्लेशियर है उसके अंदर मेल्ट हो सकता है, और मेल्ट होने की वजह से मास वेस्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकता है तिब्बत के अंदर में। तो इंडिया के लिए भी आप देखिए कि डिजास्टर सिचुएशन के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किया गया है हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रियल लाइफ के बारे में है, रियल लाइफ का जो रियलिटी है उसको यहाँ पे बताया गया है। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या है, जस्टिस के हेमा के लीडरशिप के अंदर में, जस्टिस के हेमा के लीडरशिप के अंदर में आप देखिए कि कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जिनके द्वारा रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन के अंदर अब रखा गया है। बताया गया कि जो वुमेन जो एक्ट्रेस हैं, वुमेन जो पर्सनस हैं जो इंगेज करती हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मलयालम इंडस्ट्री के अंदर में, तो उनको जो अब्यूज़ है वो फेस करना होता है। अगर हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट प्रॉब्लम है सोसाइटल वे में, फर्स्ट प्रॉब्लम है सोसाइटल वे के अंदर में आप देखिए कि कल्चरल ऑफ असेल्ट है। यहाँ हमारे यहाँ पे जो वुमेन है उसको आप देखिए कि पेट्रियार्कल सोसाइटी का डोमिनेशन होने की वजह से वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि 16 मिनट के अंदर एक क्राइम है वो कमिट होता है वुमेन के अगेंस्ट में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वर्क प्लेस को सेफ एंड सिक्योर करने के रिगार्डिंग में, विशाखा गाइडलाइंस हैं जो 1997 के समय कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसको आप देखिए कि काफ़ी साल बाद में 2013 के समय में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है, जिसको 2013 के समय इम्प्लीमेंट किया गया। स्टूडेंट 2013 के इस कानून के अंदर में आपको एक इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, बट आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसके अंदर में उसको एक्सप्लॉइटेशन आपको वुमेन का देखने के लिए मिलेगा। कोई भी मूवी इंडस्ट्री है, कोई प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसको किसके द्वारा हेड किया जाएगा, वहाँ के जो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं। और आप देखिए उन्हीं के द्वारा ये जो सेक्सुअल असोल्ट है, जो यहाँ पे अब्यूज़ है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे आईसीसी का जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया गया कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट का जो केस है वो यहाँ पे बेटर वे में जो स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स है उसके लिए वो कैरी है वो नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सूटेबल नहीं माना गया है आईसीसी को फिल्म इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। मूवी इंडस्ट्री आप देखिए कि वर्क प्लेस का ही पार्ट है। प्रिवेंशन ऑफ जो यहाँ पे जो हमारा 2013 का जो कानून है वो अप्लाई करेगा मूवी इंडस्ट्री के वहाँ पे, क्योंकि इसका जो सेक्शन सेकंड है उसके थ्रू उसको आप देखिए कि सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना हर एक इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम के बारे में भी है कि रिपोर्टिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बेटर है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो क्राइम्स है वो सामने आए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि किसी भी वुमेन के द्वारा अगर क्राइम को रिपोर्ट किया गया है तो उनको निपुण सक्सेना केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज ना किया जाए। निपुण सक्सेना केस है जिसके अंदर आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने से मना किया गया है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो उनको पेनलाइज किया जाएगा जिनके द्वारा अगर आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाता है तो। इसके अलावा केएस पुट्टास्वामी केस है हमारे यहाँ पे, जो फ्यूचर के अंदर में किसी भी वुमेन पर्सन है उसको जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना फेस करना पड़े। ऐसे काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, टैबेको की आप देखिए कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए न्यू गेटवे जो डिवाइस है उनको बेसिकली इस तरीके से प्रमोट किया गया था कंपनीज के द्वारा, जिसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा ई सिगरेट का जो कॉन्सेप्ट है, ई सिगरेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए ई सिगरेट के अलावा वेपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको एक न्यू एज डिवाइस है जिनको यूज़ किया जाता है यहाँ पे। निकोटीन का जो डिलीवरी है, निकोटीन का आप देखिए कि जो कंजप्शन है उसी के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा काफ़ी सारे वेपिंग पेन्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक वे में निकोटीन का जो डिलीवरी कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये नए एज डिवाइस हैं जो बेसिकली हेल्थ के रिगार्डिंग में लेटेस्ट जो थ्रेड है वो यहाँ पे इमर्ज हुआ है। क्यों ऐसे इन डिवाइस को प्रमोट किया गया? एक तो आप देखिए कि यूथ को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके न्यू डिवाइस के थ्रू में, न्यू टेक्नोलॉजिकल डिवाइस के थ्रू में उनको अट्रैक्ट किया जा सके। और आप देखिए कि इसकी वजह से मोर इम्पैक्ट हुआ है, फिजिकल वे में तो इम्पैक्ट हुआ ही है, मेंटल वे में भी जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है।
हेल्थ का नया यहाँ पे थ्रेट है वो इमर्ज हुआ है। आप देखिए कि वेपिंग की वजह से काफ़ी सारे लंग्स के अंदर में जो इंजरीज हैं वो सामने आने लगी हैं। तो ये काफ़ी कुछ है जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। न्यू टेक्नोलॉजी जो गेटवे डिवाइस है उनको इसी तरीके से प्रमोट किया गया था कंपनीज के द्वारा कि जिससे आप टैबेको के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड कर सको। और आप देखिए कि इनका जो नया जो लत है वो सामने आया है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, इंडिया के अंदर में ई सिगरेट को बैन किया गया है। ई सिगरेट का जो यूज है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि हमारे यहाँ पे जो टैबेको के जो प्रोडक्ट्स हैं, सपोज कीजिए सिगरेट का पैकेट है, इसके अंदर में कितना जो एरिया है, कितना जो 75% एरिया है, पिक्टोरियल जो ऐड है वो दिखाना होगा कि कैंसर है वो इससे हो सकता है। ये हमारे जो कानून है जिसके अंदर कितना परसेंट एरिया है जो उसके रैपर के ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बार आप देखिए कि हमारी जो टैबेको की जो कंपनी, जो सिगरेट बनाने वाली जो कंपनी है, पान मसाला गुटखा वाली जो कंपनी है, वो अप्रोच करते हैं कोर्ट के अंदर में कि आर्टिकल 19 के अंदर में हमको बिजनेस का राइट है वो दिया गया है। तो आप देखिए कि हमारे बिजनेस राइट को ये इम्पैक्ट करता है जो टैबेको का जो यहाँ पे कंसर्न है। बट आप देखिए कि आर्टिकल 19 के एक्सेप्शन जो आपको हेल्थ ग्राउंड के ऊपर भी एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, पब्लिक ऑर्डर भी एक एक्सेप्शन है। तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग में कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि ये जो लार्ज लेवल के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट किया गया है उसका बेसिक मैंडेट यही है कि लोग टैबेको का जो कंजप्शन है वो यहाँ पे ना करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के अंदर में, आप देखिए कि जो वुमेन डॉक्टर के अगेंस्ट में जो एक हीनियस क्राइम का जो केस सामने आया था, वो बेसिकली वो पर्सन जो यहाँ पे जिन पर्सन्स के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं जिनका इंगेजमेंट है, वो एक सिविक पुलिस के वॉलंटियर हुआ करते थे। सिविक पुलिस वॉलंटियर का एक कॉन्सेप्ट है कि जो पुलिस सिस्टम है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है सिविक वॉलंटियर, जो आपको कोविड-19 के समय दिल्ली के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इनका जो बेसिक मैंडेट क्या है, एक मोरल पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट इनका जब मास लेवल के ऊपर में आप देखिए कि रिक्रूटमेंट किया गया, एक ही दिन के अंदर एक पर्सन के द्वारा या कुछ पर्सन्स के द्वारा इनका इंटरव्यू है वो कंडक्ट हुआ है, तो उसको काफ़ी बार कोर्ट के द्वारा भी इनके अगेंस्ट में कहा गया है। क्या जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा इनको मनी भी ग्रांट किया जाता है, मनी का जो पेमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो असिस्टेंस करने के रिगार्डिंग में थे, बट इनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो सामने आए हैं। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जेएस वर्मा कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था आफ्टर द 2012 का जो निर्भया केस है उसके बाद में। तो जेएस वर्मा कमेटी के द्वारा डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग में कुछ कहा गया था कि रेप केस के रिगार्डिंग में जो डेथ पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी आप देखिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम के अंदर देने के रिगार्डिंग में इंडिया के अंदर जो प्रोविजन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि एक पर्सन है अरुणा शानबाग, अरुणा शानबाग नाम की एक पर्सन है जिनका जो नेम है वो कोर्ट के द्वारा भी मेंशन किया गया था। अरुणा शानबाग बेसिक एक नर्स हुआ करते थे, उनके अगेंस्ट में एक हीनियस क्राइम है वो कमिट किया गया था हॉस्पिटल के एक पर्सन के द्वारा। बाद में अरुणा शानबाग का जो केस है वो आपको हमारे यहाँ पे जो पैसिव यूथेनेशिया है, यूथेनेशिया की रिगार्डिंग में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमको जो डेथ है वो दे दिया जाए। तो ये आप केस को अगर आपको नहीं पता है तो इसको रीड कर लेना आप। अरुणा शानबाग केस है, कुछ दिन पहले भी इसको बताया गया था आपको कि कैसे पैसिव एथ्यूनेशिया है, कैसे यहाँ पे उनके अगेंस्ट में क्राइम कमिट हुआ, जो पर्सन के द्वारा क्राइम कमिट किया गया आप देखिए कि उनको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के थ्रू जो पनिशमेंट है वो भी नहीं दिया गया। तो ये आपको काफ़ी कुछ जो देखने के लिए मिलेगा इस केस के पर्सपेक्टिव से। जीएस वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उनके द्वारा डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग में मना किया गया था, डिनाई किया गया था उस समय में पैनल के द्वारा। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे लेस देन 18 का अगर कोई चाइल्ड है, चाइल्ड का बेसिकली जेंडर नहीं डिसाइड किया गया है, वो हो सकता है कि गर्ल चाइल्ड हो या वो बॉय चाइल्ड हो। तो बेसिकली आप देखिए उनके अगेंस्ट में अगर कोई हीनियस क्राइम कमिट होता है तो वहाँ पे जो डेथ पेनल्टी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जो एक्ट है उसके थ्रू आप देखिए कि ये जो अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसाइट किया गया था डेथ पेनल्टी का जो कॉन्सेप्ट है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के बारे में है, आप देखिए कि वर्ल्ड के अंदर में जो क्रॉस बॉर्डर इंगेजमेंट्स वो इंक्रीज हुए हैं लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर में। तो 10 ईयर के अंदर में जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो भी यहाँ पे बूस्ट हुआ है। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को अनडॉक्यूमेंटेड वे के अंदर में जो जिस तरीके से आप देखिए कि 2 मंथ्स जो डॉक्यूमेंटाइजेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर फिनटेक कंपनीज है उसको यूज़ करते हुए क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है उसको बूस्ट किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है उनके द्वारा इसका डिस्कशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो सिंगापुर एंड थाईलैंड के द्वारा आप देखिए कि एक जो पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे पे नाउ एंड
PNPP नाम का एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी अभी रिसेंटली प्रमोट किया गया था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के बारे में। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा कंसर्न्स भी रेज किया गया है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को अगर इस तरीके से अलाउ किया जाएगा टू मच यहाँ पे सर्विलेंस एंड स्क्रूटनाइज के बेसिस पे, तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का जो बेसिकली जो मूवमेंट है वो हो सकता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के थ्रू में। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा कहा गया है कि जो ड्रग मनी है वो हमारी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी है उसको एंडेंजर क्रिएट करता है। आप देखिए कि ड्रग के रिगार्डिंग में यहाँ पे उनके द्वारा डिस्कशन है, तो आपको यहाँ पे एक होमवर्क है कि जो हमारे यहाँ पे गोल्डन जो ट्राइंगल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। गोल्डन जो ट्राइंगल है वो कहाँ पे है, 3 कंट्री वो है जहाँ से ड्रग का जो आपको इलीगल ट्रेड है वो देखने के लिए मिलेगा। और गोल्डन जो क्रिसेंट है वो कहाँ पे है, जो कि आपको अफगानिस्तान के एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है गोल्डन क्रिसेंट। तो गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, हमारे यहाँ पे कितनी लैंग्वेज हैं क्लासिकल लैंग्वेज, 6 लैंग्वेज है। कौन कौन सी हैं, सदर्न पार्ट की 4 लैंग्वेज आप यहाँ पे ऐड कीजिए। तमिलनाडु के अंदर कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, तमिल है। आप देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर में कौन सा है, तेलुगु लैंग्वेज बोला जाता है। कर्नाटका के यहाँ पे कौन सा बोला जाता है, कन्नड़ा लैंग्वेज है। और आप देखिए कि मलयालम जो कहाँ पे बोला जाता है वो आपको केरल के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि 4 जो ये लैंग्वेज हैं, इसके अलावा ओडिया लैंग्वेज है और संस्कृत लैंग्वेज है जिनको कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। क्लासिकल लैंग्वेज का जब स्टेटस दिया जाता है 2 अवार्ड्स का जो स्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा उन लैंग्वेज के परस्पेक्टिव से। इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं, एमिनेंट पर्सन उनको अवार्ड है वो दिए जाते हैं उस लैंग्वेज के रिगार्डिंग में। और स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जाएगा। अब ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उनके द्वारा ऑटोनॉमी के बारे में डिस्कस किया गया है इस न्यूज़ के अंदर में। ये जो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में था। हमारा जो मराठी लैंग्वेज है उसका भी डिमांड किया जाता है कि मराठी लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिया जाए। बट आप देखिए कि क्लासिकल लैंग्वेज के कुछ क्राइटेरिया हैं, 2000 साल पुरानी होना चाहिए, एंशियंट जो लैंग्वेज और प्रेजेंट जो लैंग्वेज बोला जाता है उसके अंदर एक डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए। ऐसे कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको क्लासिकल लैंग्वेज के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि पाकिस्तान से एक बस है जो पिलग्रिमेज के लिए गया था ईरान के वहाँ पे, जिसका एक्सीडेंट है वो सामने आया है, वर्ल्ड का जो न्यूज़ है उसमें बताया गया है। इंडिया से कहाँ पे गए थे, नेपाल के लिए। आप देखिए कि वहाँ पे भी एक बस का ही जो एक्सीडेंट है वो सामने आया था। नेपाल में जो पोखरा नाम की जो जगह है, जो भगवान बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है लुम्बिनी, उसी के नियर बाई एरिया के अंदर वो सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान से जो बस गया कहाँ पे गया, ईरान के वहाँ पे। अब आपका यहाँ का एक लोकेशन है उसको एक बार जरूर से देखते हैं। लोकेशन ये है, सपोज कीजिए ईरान है, सपोज कीजिए ईरान है। ईरान का ये प्रोविंस है जिसको बोलते हैं सिस्तान बलूचिस्तान। जहाँ इंडिया का जो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे आपको इंडिया का जो पोर्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। जो चाहबार पोर्ट है वो इसी एरिया के अंदर सिचुएटेड है। और आप देखिए कि ये जो पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है उसको बोलते हैं बलूचिस्तान। और कुछ पार्ट यहाँ पे आपको अफगानिस्तान का भी जो कांधार का एरिया है, सदर्न पार्ट है, वो देखने के लिए मिलेगा। तो कम्प्लीटली बलूच जो पीपल्स है उनका एरिया है जिसको कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये डिवाइड है। तो ये सिस्तान बलूचिस्तान के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ जो एरिया शेयर करता है, ईरान की अथॉरिटीज़ के द्वारा अटैक भी किया गया था जनवरी के मंथ के समय में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पे चाहबार पोर्ट भी इसी एरिया के अंदर सिचुएटेड है। एक सीरियन पर्सन को अरेस्ट किया गया है कुछ उनके क्राइम्स के कमिट के बारे में, जो एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिए कि यूएन के द्वारा कंसर्न्स को रेज किया गया है तालिबान के द्वारा जिस तरीके से कुछ लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया है वुमेन के अगेंस्ट में। और यहाँ पे टर्की एंड आप देखिए कि सीरिया के बारे में है कि तुर्की के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश होने के बाद में भी कुछ जो एंडोर्समेंट है या कुछ डिस्कशन है वो नेक्स्ट फेज के अंदर नहीं देखने के लिए मिला। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना और फिलीपाइंस का कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है, एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ चाइना सी के आइलैंड्स है वो जरूर से देख लेना। स्पार्थली आइलैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, पार्सल जो आइलैंड है वो कहाँ पे है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कौन सा आइलैंड है, सदर्न में कौन सा है, स्कारबोग नाम का जो सोल है वो कहाँ पे है। ये कुछ ऐसे एरियाज है जो न्यूज़ के अंदर हैं इस साउथ चाइना सी के। तो आप देखिए कि टॉपिक तो आपको कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर रहेगा। आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है वो लिटिल बिट लेंदी भी हुआ है। तो ये लेबनान के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चाइना के द्वारा यूएस की कुछ जो कंपनीज है उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी होमवर्क आपको दिया है उसको नोट डाउन कीजिए। आज न्यूज़पेपर थोड़ा लेंदी था स्टूडेंट्स, और काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।